गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इस लेक्चर में वॉरेन हेस्टिंग के रिवेन्यू सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल थे। तो एज ए गवर्नर और एज ए गवर्नर जनरल उन्होंने इस बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत सारे काम किए। कुछ सन है हमारे पास जिसको हम पहले साइड में मेंशन कर लेते हैं। सत्रह सौ सत्तावन, 1764, 1765, 1767, 1770, 1772, 1773, 1774। वॉरेन हेस्टिंग जब बंगाल के गवर्नर थे 1772 में, तो इन्होंने यहाँ पर राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इससे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगातार साम्राज्य विस्तार कर रही है, पहली बार हम देखते हैं कि कंपनी यहाँ पर कुछ अलग कर रही है। यूरोप के तर्ज पे वो रिवेन्यू सिस्टम को लागू कर रही है। अब रिवेन्यू सिस्टम को लागू करने के लिए ज़मीन चाहिए और जुडिशरी सिस्टम को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ी आबादी चाहिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मीन मिल चुकी है और एक बहुत बड़ी आबादी के ऊपर उसका नियंत्रण है। हम लोग जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, तो इस संधि के बाद कंपनी को एक बहुत बड़ा भूक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इलाहाबाद और कड़ा ये ज़िले मिलते हैं। तो इस ज़िले पर द्वैत शासन के अंतर्गत 1765 में द्वैत शासन बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया जाता है और जो बंगाल का नवाब है वो उनके हाथों की कठपुतली है। तो बंगाल के नवाब को वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र देते हैं, उसे कहते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, जो रिवेन्यू है, जो राजस्व है, जो टैक्स है, उसको वसूलने का काम हम करेंगे। ठीक है। तो इस सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से लगाने के लिए उन्होंने साल 1767 में यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख हथियार था। सर्वे ऑफ इंडिया ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इलाहाबाद, कड़ा और अन्य कंपनी के अधिकृत जो ज़मीन है उसकी सटीक मानचित्रीकरण किया और उसका सटीक निरीक्षण किया और लगभग अनुमान लगाया कि कितना पैसा आ सकता है। बहुत सारा पैसा आ सकता होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 1815 और 16 का जो बंदोबस्त था ब्रिटिश कुमाऊं में, उससे 1,67,763 रुपये वसूले गए थे। तो ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इलाहाबाद है, कड़ा है। कहीं ना कहीं कंपनी की स्थिति को हम एक बहुत मजबूत हालात में देखते हैं। लेकिन 1765 में जब द्वैत शासन लगा, तो इस द्वैत शासन में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा मनमानी की गई और जो रिवेन्यू राजस्व का पैसा था उसको अपने व्यापार में लगाया गया और कंपनी के हालत दिन प्रतिदिन खराब होते गए। तो इसका नतीजा ये था कि 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ता है। तो ऐसे समय में बंगाल की जो कमान है वॉरेन हेस्टिंग को दी जाती है। तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके अपनाता है जो तरीके यूरोप में लागू थे। कहीं ना कहीं ये रिवेन्यू सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम की तरफ उठाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला और सटीक कदम था, जो भारत बाद में स्वतंत्र भारत का आधार बना। आज भी लगभग वही सिस्टम लागू है जो हम वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस प्रेसिडेंसी पे देखते हैं कि कौन कौन से काम है। वॉरेन हेस्टिंग ने 2 काम किए। पहला उनका सबसे बेहतर काम हम लोग देखते हैं। अब समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये बेहतर काम है, लेकिन समय के साथ ये असफल हो गया। ठीक है। ये जो पहला काम है इनका राजस्व पे, दूसरा है न्यायिक।
हम रिवेन्यू सिस्टम पे यहाँ पे देखते हैं, इनके द्वारा जो काम किए गए हैं। इन्होंने सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की, और दूसरा इजारेदारी व्यवस्था की, और 1772 में ही कलेक्टर के पद का सृजन। ये साल 1772, 1772 एक काम और किया इन्होंने, जो खजाना था, खजाना पहले मुर्शिदाबाद में था कंपनी का, उसको शिफ्ट करके इन्होंने कोलकाता में किया। यहाँ पर हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र में भू राजस्व का सटीक आकलन करने के लिए बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की। उसके बाद इस भू राजस्व को वसूलने के लिए कोई एक जिम्मेदार अधिकारी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए उन्होंने बंगाल में कलेक्टर के पद का सृजन किया। और तीसरा है इजारेदारी व्यवस्था। इस इजारेदारी व्यवस्था को हम फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। जब इतना बड़ा भू क्षेत्र कंपनी के पास आ गया तो कंपनी के कर्मचारी जाएंगे तो नहीं, तो उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से इस क्षेत्र का सटीक मानचित्रीकरण किया और भू राजस्व का एक मोटा मोटा आकलन किया। तो इन्होंने इस क्षेत्र को छोटे छोटे पार्ट करके इस क्षेत्र को ठेकेदारों को दे दिया कि भैया आप हमको इतना पैसा दे दो, आप यहाँ से रिवेन्यू वसूल लो। तो कहीं ना कहीं राजस्व यहाँ से ठेकेदारों के हाथ में जाती है, तो वो उस क्षेत्र से रिवेन्यू वसूल करते हैं और ठेकेदार उस रिवेन्यू को लाके कलेक्टर को देते हैं और कलेक्टर उस रिवेन्यू को गवर्नर तक पहुँचाता है। तो ये इजारेदारी व्यवस्था है। इजारेदारी व्यवस्था को पंचवर्षीय बंदोबस्ती भी कहते हैं। लगभग ये 5 साल तक चला, लेकिन भूमि के राजस्व का सटीक आकलन न होने के कारण इसमें जो ठेकेदार थे, जो जमींदार थे, उनको भारी नुकसान सहना पड़ा और कंपनी को भी नुकसान हुआ। तो साल 1777 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको बंद करके इसके बाद स्थायी बंदोबस्त तक, मतलब 1778 से 1793 तक इसको एक साल के बंदोबस्त के रूप में इसको चलाया जाता है। यहाँ पर इस रिवेन्यू सिस्टम में कलेक्टर की भूमिका अहम होती है। जिस जिले में कलेक्टर का पद सृजित किया गया है, उसका काम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने था और रिवेन्यू कलेक्ट करना था, और वह उस क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी मामले का सुप्रीम भी था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इनका जो वारेन हेस्टिंग है उनका रिवेन्यू सिस्टम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोटा मोटा। तो रिवेन्यू सिस्टम में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इतना ही काम है, अहम काम है। और दूसरा जो काम था वो जो सरकारी खजाना था जो मुर्शिदाबाद में था, उसे कोलकाता में लाया गया और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के देखरेख में उसको देख रखा गया। जो हमारा जुडिशरी फील्ड है, जुडिशरी फील्ड इसका इम्पोर्टेंट है। अगर हम जुडिशरी फील्ड को देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के, तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जो इससे पहले मुगलों की एक अजीबो गरीब जुडिशरी सिस्टम था, न्यायिक व्यवस्था था, उसको उखाड़ के उन्होंने यूरोप के तर्ज पर यहाँ पर एक नया जुडिशरी सिस्टम लागू करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो जुडिशरी सिस्टम है वो जिले से गवर्नर जनरल तक जाएगी। तो यहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था है वो इस तरह से है। तो ये पहला प्रयास माना जाता है इस तरह से। तो जैसे हम न्यायिक व्यवस्था में 2 मामले को देखते हैं, फौजदारी और दीवानी। तो यहाँ पर एक उर्दू टर्म है मुफस्सिल। मुफस्सिल दीवानी अदालत, इसको स्टैब्लिश करने वाले वारेन हेस्टिंग साहब ही थे। और दूसरा था मुफस्सिल फौजदारी। अब जो
मुफस्सिल दीवानी अदालत था, इस पे जो काम होते थे वो जमीन संबंधित मुकदमे और टैक्स रिवेन्यू से संबंधित, राजस्व से संबंधित मुकदमे और शादी ब्याह से संबंधित मुकदमे, या किसी के ऊपर कर्ज है तो ऐसे संबंधित मुकदमे इसमें सुने जाते थे। इन मुकदमों को बेहतर तरीके से आम जनता के हित तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग्स में एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जो हिंदू थे उन्हें हिंदू विधि के द्वारा, जो मुस्लिम थे उनको मुस्लिम विधि के द्वारा इस दीवानी मामलों में न्याय देने की कोशिश की। तो साल 1776 में 11 हिंदू पंडितों को इकट्ठा किया गया और ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, जो हिंदुओं की संहिता थी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके इसको बनाया गया। और दूसरा, मुस्लिमों को बेहतर दीवानी डिसीजन देने के लिए या उनको एक अच्छा न्याय देने के लिए जो अरबी ग्रंथ हिदाया है, जो एक जुडिशरी सिस्टम पे आधारित है, उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यहाँ पर जो दीवानी अदालत है, अगर कोई हिंदू होता था तो वहाँ पर एक पंडित को रखा जाता था, उससे सलाह मशवरा करने के बाद वो जो कलेक्टर होता था उस ज़िले का उसको एक सलाह मशवरा देता था और कलेक्टर दीवानी मामलों में डिसीजन देता था। अगर मुस्लिम है तो किसी मौलवी को रखा जाता था, तो मौलवी से सलाह मशवरा करने के बाद या उससे डिस्कस करने के बाद एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देता था। तो दीवानी अदालत में, मुफस्सिल दीवानी अदालत में कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसकी अहम भूमिका थी। वो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जज की तरह अपनी भूमिका निभाता था। अगर कोई इससे संतुष्ट नहीं है तो वो सदर निजामत अदालत कोलकाता में, सदर दीवानी अदालत कोलकाता में अपील कर सकता था। और यहाँ पर जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत है कि थोड़ा हटके है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हटके है। वो ऐसा है कि यहाँ पे फौजदारी में आपको पता है हत्या, मारपीट, डकैती, ऐसे मामले सुनता था। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने लायक है, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं था। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो मुख्य जज था वो काजी होता था। काजी की भूमिका जज की तरह थी। और यहाँ पे एक मुफ्ती था। मुफ्ती बिल्कुल एक लीगल एडवाइजर था और काजी जज की भूमिका में रहता था। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो केवल उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, ऐसे मामले को। यहाँ पर खास बात ये थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको फौजदारी मामले में हत्या हो, मारपीट हो, डकैती हो, इस मामले में जो डिसीजन दिया जाता था वो शरीयत, इस्लामिक लॉ के आधार पर दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति काजी के डिसीजन से अगर ये खुश नहीं है तो ये कलकत्ता में स्थापित सदर निजामत अदालत में अपील कर सकता था। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तो जो मजिस्ट्रेट था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, ठीक है, मतलब डीएम होता था उस समय का। लेकिन फौजदारी मामलों में जो जज होता था वो एक मुस्लिम व्यक्ति को बनाया जाता था जिसको काजी कहते थे। और अगर लीगल एडवाइजर के परामर्श पर ही वो अपना डिसीजन देता था। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मौलवियों को भी रखा जाता था। मौलवियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उनका डिसीजन होता था। और ख़ास बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम को फौजदारी मामलों में शरीयत के कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाता था, लेकिन इन्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, शरीयत में कठोर सजा हो सकती थी लेकिन इनको मृत्यु दंड देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। अगर कोई इस रूल से, इस कानून से या इस डिसीजन से अगर खुश नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता था। आगे अपील करने के लिए एक, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें, ठीक है, तो इन सब को सुना जाता था कोलकाता में। तो उस समय कोलकाता में 2 अदालतें थी। जो सुप्रीम थी इसको कहा जाता था सदर। सदर का क्या मतलब होता है, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, केंद्रीय सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत।
सदर दीवानी अदालत में अगर मुफस्सिल दीवानी अदालत से कोई अपील आ जाता था तो इसमें जो डिसीजन होता था वो गवर्नर प्लस गवर्नर की जो काउंसिल होती थी, जो गवर्नर जनरल है उसकी जो काउंसिल हो, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है और उसकी एक परिषद होती थी 5-6 लोगों की, तो वो लोग मिलकर इस मुफस्सिल दीवानी अदालत की अपील सदर दीवानी अदालत में गवर्नर और उसकी काउंसिल देती थी। लेकिन यहाँ फिर थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर सदर निजामत अदालत में एक जो जज होता था वो एक मुस्लिम व्यक्ति होता था यहाँ पे, और इसकी मदद के लिए काजी होते थे, मुफ्ती होते थे और मौलवी होते थे। ये सब लोग अपने डिसीजन के आधार पर ही अपना लास्ट डिसीजन देते थे। कहने का मतलब है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो सुप्रीम दीवानी अदालत थी, वो जो दीवानी अदालत थी वहाँ पर गवर्नर और उसकी काउंसिल अपना डिसीजन देती थी, फाइनल डिसीजन देती थी। और जो सदर निजामत अदालत है, फौजदारी जो केंद्रीय फौजदारी अदालत है, वहाँ पर कोई एक मुस्लिम विद्वान को बिठाया जाता था और उसकी मदद के लिए काजी, मुफ्ती और मौलवी अपना डिसीजन देके अब उस व्यक्ति को जो भी दंड देना है वो दिया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो जुडिशरी है, जो रिवेन्यू सिस्टम है, उस पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, या जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कालांतर में इन लोगों ने बहुत सारे शोषण किए, अत्याचार किए। तो कुछ समय के बाद जो उस प्रांत की जो गवर्नर होती थी उसकी काउंसिल के लोग ही ये डिसीजन देते थे। डीएम को कुछ समय, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसको कुछ समय के लिए हटा दिया गया। फिर बाद में जब हम कार्नवालिस साहब को देखते हैं, कार्नवालिस कोड को जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर फिर से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या जिसको हम डीएम भी कहते हैं, कलेक्टर ही है या जिला कलेक्टर कहते हैं, उसकी भूमिका वहाँ पे अहम हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग ने रिवेन्यू सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम को यूरोप के तर्ज के आधार पर बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित करने का काम किया। आगे के लेक्चर में हम लोग कार्नवालिस कोड के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा ये जो लेक्चर है रिवेन्यू एंड टैक्स इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी है, कहीं ना कहीं रिवेन्यू और जो टैक्स का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस लेक्चर को सुनने के लिए। फिर हम अगले लेक्चर में कार्नवालिस कोड को लेके आएंगे। मिलते हैं तब तक एक छोटे से ब्रेक के बाद।